watching Football Today presented by Sports Swing. मुझे कहते हैं उमर खान और FIFA वर्ल्ड कप 2022 का एक और एक्साइटिंग डे हमारे सामने आया कल, जहां एक और दिन और एक और मेजर अपसेट हुआ। जर्मनी की टीम को कल शिकस्त हुई। बट वन बाय वन अगर मैचेस देखें तो सबसे पहले मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया, येट अगेन अ गोललेस ड्रॉ, 0-0 रहा और ये तीसरा 0-0 ड्रॉ रहा इस टूर्नामेंट का। एंड इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिप्रेसिंग मैच येट अगेन। जबकि दूसरे मैच की बात करें तो दैट वाज जर्मनी वर्सेस जापान, समथिंग सिमिलर टू व्हाट अर्जेंटीना गेम शोड कि पहले पेनल्टी के ऊपर जर्मनी ने गोल किया इन द 33rd मिनट, गर्दोगान ने स्कोर किया और उसके बाद एंड तक ऑलमोस्ट जर्मनी डोमिनेट करता रहा। बट देन डुआन ने 75th मिनट के अंदर गोल किया, इक्वलाइजर फॉर जापान। लग रहा था कि वहाँ जर्मनी वापस लीड में आएगा, दे हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन फिर 83rd मिनट में आसानों ने जापान पे एहसान किया एक और लीड में आ गए। 2-1 से जापान जीता और इस वर्ल्ड कप का एक और मेजर अपसेट देखने को मिला। और कल के दिन के तीसरे मैच की बात करें तो एक्सपेक्टेड तो था स्पेन जीतेगा, लेकिन ऐसे जीतेगा ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जहां हमने देखा यूरोपियन टीम स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं पे इंग्लैंड के बाद अब स्पेन ने 7 गोल स्कोर किए। इंग्लैंड ने 6 किए थे, स्पेन ने 7 गोल किए। बट ये इस तरीके से स्कोर होंगे सोचा नहीं था। फर्स्ट हाफ के अंदर 3 गोल्स, फिर 2 गोल्स और 90 मिनट के बाद 2 मजीद गोल के जाते जाते भी मुर्दे को 2 मुक्के और मार दो, वो वाला हिसाब कल स्पेन ने किया। और फिर चौथे मैच की बात करें तो इट वाज बेल्जियम वर्सेस कनाडा, जहां कनाडा ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। 22 अटेम्प्ट्स ओवरऑल उनकी रही और लग रहा था कि अब कनाडा का गोल आएगा, अब कनाडा का गोल आया, लेकिन गोल आते आते नहीं आया। और एक गोल बादशाही ने फर्स्ट हाफ खत्म होने से चंद लम्हात पहले किया था 44th मिनट में, और वही एक गोल डिसाइडर गोल बना इस मैच का। तो 1-0 जीता बेल्जियम अगेंस्ट कनाडा। और ये थे कल के मैच के रिजल्ट, जिसकी इन डेप्थ एनालिसिस हम जरूर करेंगे हमारे पंडित के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली रजा, साइलेंट प्रोटेस्ट। हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल मिस्टर तैमूर आमिर। कैसे जनाब? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपको तो कुछ मुंह नहीं छुपाना या नहीं बोलना? नहीं मैं ठीक है, ठीक है। एंड वी हैव मिस्टर गुल ताहिरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? भाई आप तो ज्यादा ही खुश होंगे। मैं हमेशा खुश हूं। आपका वो तीर जो चलाया आपने, ऐसा निशान है। देखिए, आई डोंट लाइक टू बी एरोगेंट, ठीक है। एक फेमस बंदे ने बोला था कि आई एम नॉट वन फ्रॉम द बॉटल, आई एम द स्पेशल वन। तो आई डू बिलीव आई एम द स्पेशल वन। अच्छा, ये तशरीह भी कर दें, इसकी तशरीह भी कर दें उन लोगों के लिए जो हमें कहते हैं कि भाई अंग्रेजी नहीं बोलो, जरा उर्दू में इसकी शेर में शायर क्या कहते हैं? ये आप बेहतर कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। पहले ये बता दीजिए कहा किसने था? जोसे मरीनो, द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। और आपके सामने अभी बैठे हैं ग्रेटेस्ट पंडित ऑफ ऑल टाइम। किसने कॉल किया कि जापान हराएगा? अभी आपने कहा कि हम्बल रहना, कि एक तो चलो तीर पे लग गई, मेरी भी लगी, मैंने भी 1-0 बोला था बेल्जियम, और अकेला था जो बेल्जियम जिता रहा था। बट कुछ नहीं पता भाई, अगली 4 सारी गलत हो जाए तो ये एक ऐसा तीर है जो कभी भी चल सकता है। लेकिन अब आ जाते हैं मैचेस पे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कल के पहले मैच पे, मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया। अनदर 0-0 ड्रॉ, अनदर बोरिंग डिप्रेसिंग स्कोर लाइन। क्या कह सकते हैं? गेम तो काफ़ी बोरिंग था, बट क्रोएशिया ने ट्राई काफ़ी किया था। मॉड्रिच केप्ट ऑन कमिंग डीपर, के बॉल वो आगे निकालते रहे, ओपन करें अपने फ्लैंक्स, ओपन करें अपनी मिडफील्ड जो एक ज़माने में पावर हाउस हुआ करती थी। बोथ देयर मिडफील्डर्स, ऑल देयर मिडफील्डर्स लुक्ड अ लिटिल बिट रस्टी। मैच फिटनेस की कहीं ना कहीं मुझे कमी लग रही थी क्रोएशिया के प्लेयर्स में। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई थिंक मोरक्को ने काफ़ी अच्छा खेला है अपने हिसाब से। वो इस मैच में बिल्कुल फेवरेट्स के तौर पर नहीं आए थे। जो उनका एम था कि इस मैच से कम एक गोललेस ड्रॉ निकालने या एक ड्रॉ ही निकालने, आई थिंक दे सक्सीडेड विद दैट। इवन मॉड्रिच ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि दे आर ओके विद द ड्रॉ, बट आई डोंट थिंक दे आर। ऑन द अदर हैंड मोरक्को एक्चुअली पुट अप अ ग्रेट फाइट। उनके जो एक मिडफील्डर थे सुफियान अमराबत, जिन्होंने काफ़ी अच्छे टैकल्स विन किए, पोजेशन डिसरप्ट की, प्रेस बहुत अच्छा किया उन्होंने। अगर लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कौन प्लेयर है, तो सेकंड हाफ जब स्टार्ट हो रहा था एक प्लेयर फील्ड पे नहीं था। आई थिंक वो 10-20 सेकंड ऑलमोस्ट लेट आए थे, जब रेफरी ने रियलाइज किया कि यार ये तो रेड शर्ट में बंदे कम है। तो एक प्लेयर एंड में शायद उनका बाथरूम ब्रेक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, तो एंड में भागते हुए निकल के आए थे एंड में। बट दैट वाज वाइटल, ही वाज अ ग्रेट प्लेयर टू वॉच यस्टरडे। राइट तैमूर,
पॉइंट ये था कि क्रोएशिया से हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। ऑफ कोर्स मॉडरिच उनके इंजन रूम में मौजूद है, पेरिसिच है और दीगर प्लेयर्स थे, बट वो क्या ऐसा हुआ कि ऑल्दो एक तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी देखें तो टोटल 5 शॉट्स रहे, मोरक्को के उनसे ज़्यादा रहे 8 थे, ऑल्दो ऑन टारगेट दोनों के 2 थे, बट क्या हुआ कि ये क्रोएशिया कंडीशंस में स्ट्रगल कर पा रहे थे, स्कोर नहीं हो पा रहा, या मोरक्को एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया? मोरक्को डेफिनेटली अच्छा खेला, लेकिन ये उस टाइप का मैच था जहाँ पे मुझे लगता है हमारे पास एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जैसे इन्होंने कहा काफ़ी बोरिंग मैच था, डल मैच था, ज़्यादा एक्शन पैक्ड नहीं था। कल हम लोग टुनीशिया और डेनमार्क के मैच की बात कर रहे थे जो कि निल फिनिश किया था, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग किस्म का निल ड्रॉ है जिसके अंदर बात करने को बहुत कुछ है। दोनों टीम ने अपनी पूरी कोशिश की। इसके अंदर जो वाहिद एक मोमेंट था जिसमें क्रोएशिया करीब आई थी, वहाँ पे बोनो ने बहुत अच्छा सेव किया था क्लोज रेंज से। वो वाहिद एक मोमेंट था जिसके अंदर लगा कि कुछ हो सकता है। उसके अलावा लैक लस्टर थी क्रोएशिया। मोरक्को ने अच्छा खेला, उनके विंग बैक्स फुल बैक्स जिनसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो अच्छा खेलेंगे, उन्होंने अच्छा खेला, हकीमी और मैजरूई ने। और उसके अलावा क्रैमरिच क्रोएशिया के लिए थोड़े लैकलस्टर लगे, स्लो लगे, तो उनको गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि क्रोएशिया की टीम काफ़ी डिपेंडेंट है उन पे। राइट अभी तक गुल हमने नोटिस किया है कि जितनी अमेरिकन टीम्स हैं, यूरोपियन टीम्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, और ओपनिंग मैच सबका बड़ा नर्वी रहा है। तो कुछ उस चीज़ का इफेक्ट दिखा क्रोएशिया पे, या यू थिंक क्योंकि ये ग्रुप को भी अगर आप देखें तो अभी बड़ा टाइट हो गया है विद बेल्जियम विनिंग और ओपनिंग गेम ड्रॉ होना। आई थिंक जो टाइट स्केड्यूल है प्रीमियर लीग और यूरोपियन लीग्स का, आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत लेगेड लग रहे हैं ये सारे जो भी आपके यूरोपियन पावर हाउसेस हैं। और उसके साथ साथ जिनको भी हमने रूल आउट किया है, आई थिंक उनकी पैशन लेवल्स इतनी हाई हैं सिंस वी आर प्लेइंग हमारे मिडल ईस्ट के रीजन में। तो फिर ऐसे भी मुल्क आ गए हैं जैसे मोरक्को ने वो स्टेडियम को मतलब फुल कर दिया था, और ऐसे लग रहा था कि मोरक्कनी स्टेडियम में खेले। जैसे हमने पहले बोला था टुनीशिया वाले जो फैन ग्रुप थे, दे वर द 12th मैन इन दैट स्टेडियम, और उन्होंने भी अपनी टीम को बहुत पुश किया। वही एट द एंड ऑफ द डे अमराबाद ने बहुत अच्छा खेला, इनके जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर हैं मोरक्को के, मगर कोई कटिंग एज नहीं था। जो मुझे लगा था मॉडरिच करेगा वो कर नहीं पाया सैडली कल वाले मैच में। बट गुल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ज़िएच? बिकॉज़ तुमने काफी उसकी तारीफ की थी, यू हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम। अब जैसे तुमने बोला कि एक गोल मार के बस वो हल्का हो जाता है, एंड अगेन चेल्सी के लिए उसने बैरली खेला है इस सीज़न, तो आई थिंक एक वो भी फैक्टर है कि मैच फिटनेस नहीं है, मैच अवेयरनेस नहीं है, कि वीक ऑन वीक वो नहीं खेला, तो ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द डिसीजंस दैट ही शुड बी मेकिंग। ये भी फैक्टर है। राइट, बट नॉनदलेस हुआ ये कि इससे अब क्रोएशिया पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि कनाडा जिस तरह का खेला है। हाँ। तो क्रोएशिया थोड़ा सा परेशान होगा, और इवन मोरक्को, क्योंकि एक चीज़ हमने नोटिस की इस वर्ल्ड कप में कि कोई भी टीम छोटी नहीं है, सब जिस पैशन से खेल रहे हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमें 4 दिन में पता लग गया। मूविंग ऑन, कल के दिन का दूसरा मैच जर्मनी वर्सेस जापान। जर्मनी स्टार्टेड ऑफ विद अ गोल, वो भी पेनल्टी पे, बिल्कुल आइडेंटिकल रहा है ये अर्जेंटीना वाले मैच से। फर्क ये था कि इनको 3 ऑफसाइड के गोल नहीं इन लोगों ने जर्मनी ने किए, बट क्रेडिट गोज टू जापान। खास तौर पे एक तो वो थ्रू आउट जैसे खेले, और खास तौर पे ये बात कि बड़ी टीम के अगेंस्ट आप डिफेंसिव होकर शेल में नहीं जा रहे, ये बड़ा अच्छा खेला। तो हाउ डू यू सी, मैं शुरू करूं, डेविड रॉम जो है उनके लेफ्ट बैक जर्मनी वाले, ही लुक्ड वेरी शेकी एट द बैक। उनके साथ साथ जो स्लॉटरबैक थे, लेफ्ट सेंटर बैक जो थे उनके, दोनों डिड नॉट लुक अप टू द मार्क, और जापान उनको खाए जा रही थी। मतलब विनिंग द बॉल फ्रॉम गुंडोगान इन मिडफील्ड, जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड देन ऑलवेज गोइंग डाउन दैट राइट विंग। और उनके जो गोल भी आया था, जो सेकंड उनका विनर था, दैट केम फ्रॉम द राइट फ्लैंक एज वेल, और उसमें भी डेविड रॉम लुक वेरी शेकी। डेविड रॉम की सिर्फ एक सेविंग ग्रेस थी कि ही इज़ द वन हु वन द पेनल्टी जो गुंडोगान ने मारी फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद भी एक डिसीजन थी विच वेंट अगेंस्ट काई हावर्ट्ज, जो हमेशा ऑफसाइड ही रहते हैं, पता नहीं क्यों, मगर उन्होंने गोल मारा, बट अगेन रूल्ड ऑफ फॉर ऑफसाइड। अगर वो गोल चले जाता, इफ दैट गोल वाज नॉट डिसअलाउड, फिर इस मैच की शेप बहुत डिफरेंट होती। राइट, एक चीज़ अली देखी गई कि जो यूजुअली हम जर्मनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्रू आउट द मैच सेम एनर्जी और वो स्पेस दिखे, वो कल हमें जापान की तरफ से ज़्यादा दिखे कि आखिरी के टाइम में भी जापान वो फिट एंड दे वर गोइंग, व्हेयरएज जर्मनी थोड़ा सा रस्टी और स्लगिश दिखे। अच्छा, इसमें आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द मैनेजर एंड द मैनेजमेंट फॉर द जापान टीम, क्योंकि उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूशंस बहुत स्मार्टली यूज़ किए। वो आए थे हाई इंटेंसिटी मैच खेलने।
अगर आप नोट करें जो ये अपसेट्स हो रहे हैं ज़्यादातर जो टीम्स कर रही हैं, इवन द साउथ द जापान, ये हाई लाइन खिला रहे हैं, तो इनके डिफेंडर्स क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं, लेइंग डाउन द ऑफ साइड ट्रैप। उसमें क्या होता है कि उनको प्रेस ज़्यादा करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है हाई लाइन खेलने के लिए, और जापान वाज डूइंग इट। एंड इनफैक्ट इवन जब उनके प्लेयर्स थोड़ा सा टायर अप होने लगे, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर दिए, और जो दोनों उनके सब्स्टिट्यूशन से उसका इम्पैक्ट बहुत आया था, बिकॉज दोनों ने ही गोल मारे। आई थिंक इसमें 5 सब्स्टिट्यूशन वाला रूल इज वेरी 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 क्रूशियल। आई थिंक वेदर के हिसाब से भी ज़रूरी है, प्लस और नॉट ऑल प्लेयर्स आर अकस्टम्ड टू द कंडीशंस और वेदर एंड एवरीथिंग। तो इसमें जापान को दूसरा मैं क्रेडिट दूंगा कि वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत ब्रेव थे, बिकॉज दे वर इन द बॉक्स, लाइक 1-1 करने के बाद भी दे वर इन सेटलिंग इन फॉर अ ड्रॉ। वो कह रहे थे कि हमने ही मैच जीतना है, 5 बंदे बॉक्स में छोड़ना ऑपोजिशन के कोई छोटी बात नहीं होती एक छोटी टीम के लिए, वो भी जर्मनी के अगेंस्ट। वो इस मेंटेलिटी से आए थे कि हमने जो जो फ्लैंक्स मिलेंगे, कल इस बारे में गुल ने बात कही थी कि जो विंग बैक्स होंगे या जो फुल बैक्स हैं सॉरी जर्मनी के, वो परेशान होंगे जापानीज पेस से और एजिलिटी से, और वो हुए। निकोलस सूले वाज इन द सेंटर, ही प्लेड, ही इज नॉट इवन आउट एंड आउट राइट बैक, या ही प्ले सेंटर बैक, हां प्ले सेंटर बैक और फॉर डॉर्टमुंड, और वो कल राइट बैक जब खेल रहे थे तो उन्होंने ऑन साइड प्ले कर दिया था असानो को, व्हिच लेड टू द सेकंड गोल। और उस सेकंड गोल में नॉयर, जिसको आप कहते हैं लाइक दुनिया का सबसे अच्छा कीपर है, स्वीपर कीपर है, जो कि आगे आता है, वो मतलब इस तरह का जब गोल आ रहा है, यू ट्राई टू बी बिग, यू लाइक ब्लॉक द व्यू एंड एवरीथिंग, वो पीछे जाता रहा, उसने तो इनफैक्ट अपने आप को छोटा कर लिया, एंड दैट गिव असानो अ ब्रिलियंट चांस, परफेक्ट कंट्रोल, ब्यूटीफुल फिनिश। नॉयर बीइंग बीट ऑन द नियर पोस्ट, मतलब ये बहुत रेयर साइट है, रेयर सी बात है, बहुत रेयर बात अच्छा, है। इसके अंदर जैसे अली ने कहा सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैनेजर को जाता है, बिकॉज दिस वाज अ क्लासिक गेम ऑफ 2 हाफ्स। सेकेंड हाफ में जापान बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वापस आई थी, उन्होंने टैक्टिकल चेंज की थी, दे वेंट टू अ बैक 3, दे स्टार्टेड विद अ बैक 4, बट उन्होंने रियलाइज किया कि वो नहीं चल रहा है, क्योंकि गुंडोगान स्पेशली फॉर जर्मनी वो मैच कंट्रोल कर रहे थे, और किसी भी वक्त लग रहा था कि उनसे एक गोल और आ जाएगा मुझे ओपन प्ले से भी, तो उन्होंने बैक 3 पे गए, वो टॉमी आसू को लेकर आए, उन्होंने अपना एक तरीके से अपना ब्राइटेस्ट प्लेयर जो जनरली माना जाता है कुबो, उसको बेंच किया, और उसके बाद जितनी सब्स्टिट्यूशन की पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस की उन्होंने आके इम्पैक्ट क्रिएट किया। ये मे बी यू नो तारे उनके साथ थे, बिकॉज अगर आप मैच के स्टैट्स देखें 74% पोजेशन जापान का, वो जर्मनी का रहा अगेंस्ट 26% पोजेशन ऑफ जापान। शॉट्स टोटल जो है अटेम्प्ट्स 26 रही है जर्मनी की, जिसमें 9 ऑन टारगेट थी, कंपेयर टू जापान जिनकी 12 अटेम्प्ट्स थी और 4 ऑन टारगेट थे, और उन 4 में भी 2 उन्होंने स्कोर कर लिए। एनी अदर डे ये स्कोर लाइन डिफरेंट हो सकती थी गोल? हो सकती थी, बट अगेन इट जस्ट कम्स डाउन टू कि आपके पास एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है। काई हैवर्ट्स इज नॉट अ स्ट्राइकर, वो यूजुअली अपने या तो प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा राइट पे खेलें और फिर कट इन साइड करें, या फिर एक कैम की पोजीशन लें, तो आउट एंड आउट स्ट्राइकर कोई है नहीं इस जर्मन साइड में। एक चीज़ जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हांजी फ्लिक मारियो गोट्से को क्यों लेके आए और लीरॉय साने को क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि लीरॉय साने अपने क्लब के लिए, बायर्न के लिए टॉप फॉर्म में है अभी, और उनको नहीं लेके आया। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन टू बी। कोई निकल तो नहीं है उन्हें, क्योंकि वरना तो कोई सेंस नहीं, कोई निकल, कोई रिपोर्टेड नहीं ऑन द बॉल, ही शुड बी प्लेइंग। मुझे तो लगा कि वो स्टार्ट करेगा। चले जमाल मूसियाला स्टार्टेड और वो बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, he was breaking ankles left right center। हाँ, मगर अगेन लीरॉय साने नॉट कमिंग ऑफ द बेंच, मारियो गोट्से कमिंग ऑफ। चलें, आप 2014 में अब नहीं रह रहे ना, 8 साल पुरानी वाली बात है, आप छोड़ें उसको। लेकिन इसमें ये कि मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इस ग्रुप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विद जर्मनी लूजिंग द ओपनिंग गेम एंड जापान एंड स्पेन बोथ विनिंग द गेम्स, जर्मनी के लिए मस्ट विन है अब अगले दोनों गेम्स। और मसला ये है कि जर्मनी का अगला मैच है ब्राजील, नहीं स्पेन, स्पेन, आई एम सो सॉरी, जर्मनी का अगला मैच है स्पेन, हु लुक्ड वेरी गुड, दे स्कोर्ड 7 गोल्स। मैंने आपको पहले कहा था मुझे ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, लोग पता नहीं क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं, बट आई रियली लाइक स्पेन दिस टाइम। दे आर फेसिंग अ वेरी गुड स्पेनिश टीम, एंड जापान आर फेसिंग कोस्टा रिका, हु लुक्ड अबिस्मल। तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जापान विल प्रॉब्ली गेट द बेटर ऑफ कोस्टा रिका। जर्मनी को रिजल्ट निकालना है उस स्पेन वाले मैच में, क्योंकि अगर जर्मनी ने ड्रॉ भी कर दिया दे नॉकड आउट, दे प्रॉब्ली नॉकड आउट। यस, स्पेन का जो वही बात है, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल गया उनको। हमने कल बात करी थी, इनफैक्ट आई सेड के लुइस एनरिके ने बोला है कि मेरी ये टीम जेल्ड इन बहुत अच्छी हुई है, स्टैटिस्टिकली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द पेपर नेचुरली होता है कि बहुत पहले बड़े नाम थे, अब थोड़े यंग बच्चे हैं। मैंने कल बोला था, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी फेरन टोरेस, ही वाज ग्रेट।
Gabby was great. तो ये जो young players हैं, they make the difference. Special shout to Danny Olmo, उसने बहुत Yeah, अच्छा खेला. he was brilliant. Even जो उसने पहला गोल मारा है half turn पे लेके center back को beat करके completely shrugged him off and It was a total annihilation. I think performance-wise, it was a very solid game from Spain. बिल्कुल। और अब इसके बाद अगर बढ़ते हैं हम कल के तीसरे मैच पे, स्पेन वर्सेस कोस्टारिका, 7-0 टू स्पेन। मतलब वो गोल पे गोल जब हो रहे थे ना, तो मुझे यकीन करें उस वक्त पता है क्या ख्याल आ रहा था, मौला जट के अंदर, और उसका डायलॉग मुझे याद आ रहा था नत का, नूरी नत का, ओ बस कर सोनिया बस कर। लिटरली हर थोड़ी देर बाद एक गोल, मतलब 90 मिनट में 7 गोल। क्या हुआ क्या, फर्स्ट हाफ में 3 गोल्स, उसमें एक पेनल्टी, फिर 2 गोल और कर दिए 74 मिनट तक, आखिरी में जाते जाते भी मुर्दे को 2 मुक्के मारे 90 और 90+2 में। देखिए इसमें जो गेम कंट्रोल की है सारी पेड्री एंड गैवी इन सेंटर मिड, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, और उन्होंने ही पूरी गेम चलाई है। और ऑफ कोर्स आपके जो सर्जियो बिस्किट्स हैं जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, वो तो पता नहीं आज तक कैसे ये खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बट अगेन उन्होंने कंट्रोल किया। एक स्पेशल मेंशन के लुइस एनरिके ने रॉड्री को सेंटर बैक खिलाया जी, हाँ, which was बहुत ambitious move थे। मगर बस लुइस एनरिके डज व्हाट ही वांट्स टू डू। लेकिन रॉड्री भी जैसे कहते हैं कि गार्डियोला के हाथ के पले हुए प्लेयर हैं, तो वो मतलब बढ़िया आराम से बेसिकली वो पोजीशन कंट्रोल करेंगे, आप उन्हें कहीं भी खिला दें, ही इज बिग, ही इज स्ट्रांग, तो इतना कोई बहुत आउट ऑफ प्लेस नहीं फील कर रहे होंगे। इसमें तैमूर, स्पेन हैड 7 शॉट्स ऑन टारगेट, 7 goals. 8 actually 8 on target, yes. 8 on target. But they were very clinical. 90+% conversion. The good thing for Spain was, हमने कल भी डिस्कस किया था, स्पेन को पोजीशन रखने में कोई मसला नहीं होगा। They're widely regarded as the best team between 2 boxes. ऑपोजिशन के बॉक्स और अपने बॉक्स के बीच वाला जो फील्ड है ना, उसमें स्पेन से बेहतर टीम है ही नहीं दुनिया में। मगर इसमें कोस्टारिका बुरी लग रही थी या स्पेन अच्छी लग रही थी? आई थिंक कुछ दरमियान में ही हुआ है, क्योंकि कल हमने कोस्टारिका के बारे में बताया। मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा पहले हुआ है कि एक अगली टीम ने जो मतलब बिल्कुल ही लोअर टियर रैंक नहीं हो, कोस्टारिका इतने भी बुरे नहीं है, एक भी शॉट, एक भी अटेम्प्ट नहीं रहा थ्रू आउट द मैच? आई थिंक दिस हैज प्रॉब्ली हैपेंड बिफोर, स्टैटिस्टिकली तो मैं श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर, लेकिन मोराल जो टीम का था ना, वो एब्सोल्युटली वॉश आउट हो गया था शुरू में, बिकॉज स्पेन आया बहुत, वो जिसको कहते हैं ना, बहुत ऊपर से आया। बिल्कुल सही वो ऊपर से आके उसने उसी वक्त बोल दिया, भाई ये हमारा मैच है, हमने जीतना है, तुम इधर बैठो या घर चले जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। और नेवास खुद बहुत शेकी लग रहे थे उसके बाद, वो जिस किस्म का स्टार्ट था स्पेन का, आई थिंक 30 मिनट में 3 गोल हो गए थे, तो उसके बाद फिर वो भी हमने उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी वो भी बिल्कुल। एक मोर ओवर जो 7 गोल हुए उसमें 6 डिफरेंट स्कोरर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह से गोल हो रहा है, दैट मींस एवरीवन चिप्ड इन। सबने बोला भाई मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मैं भी। तो जाते भी मतलब देखें कि 2 नए स्कोरर्स आ गए, कार्लोस सोलर 90th मिनट में और अल्वारो मोराटा ने भी 90+2 में। बहुत फिट फिनिश, वीक फुट टर्न पे फर्स्ट टाइम फिनिश, सबसे अच्छी फिनिश गैवी की थी। हाँ, सबसे प्यारी फिनिश गैवी की थी, और वो खेले भी बहुत अच्छा, और वो भी असिस्ट मोराटा को मिला, व्हिच इज ग्रेट। और वो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोराटा कुछ कंट्रीब्यूट करेगा स्पेन के लिए, बिकॉज़ वो हमेशा चलता है। एनरिके फॉर सम रीजन ट्रस्ट्स अ लॉट इन हिम। आई थिंक उसका स्पेनिश रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, ही हैज गॉट क्वाइट अ फ्यू गोल्स फॉर स्पेन, एंड आई थिंक ये वाले जो गोल्स है ना, ये इन सारे प्लेयर्स के लिए इट शोज कि स्पेन में डेप्थ बहुत है, कंट्रीब्यूटर्स बहुत है, एंड दे आर नॉट रिलाइंग ऑन लाइक वन टेलिस्मैन who's going to lead the line or something like that. But they're heavily relying on their 2 young midfielders who, I don't want to jinx it, but look like the next Xavi and Iniesta playing in front of Busquets. और ये दोनों जो हैं पिछले, they are the last 2 winners of the Golden Boy Award, जो कि सबसे ज़्यादा promising young player को जाता है दुनिया में। राइट, बिल्कुल। अब इसके बाद जो कल का आखिरी मैच था, दैट वाज बेल्जियम वर्सेस कनाडा। स्कोर लाइन तो कहती है 1-0 टू बेल्जियम, जो मेरी प्रेडिक्शन थी, बट ये स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करती उस गेम को। कनाडा प्लेड वेरी वेल, पहले हाफ में कमाल खेले, 22 टोटल अटेम्प्ट्स नहीं, ऑल्दो 3 ऑन टारगेट थे, लेकिन जस्टिफाइबल नहीं है ये 1-0 की टाइम। क्या कहें यार, मैं तो पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने खुद प्रेडिक्ट किया था कनाडा विनिंग, एंड आई थिंक दे कुड हैव वॉन इट बड़े आराम से। अल्फोंसो डेविस ने पेनल्टी मिस की। कनाडा ने भी सेम टैक्टिक इम्प्लाई की थी, बाय द वे, ट्राई टू प्ले हाई लाइन, ट्राई टू प्ले क्विकर बॉल्स फॉरवर्ड,
और वो चल रहा था। उनके साथ जो मेजर मसला था ना, जो फाइनल थर्ड था, जो कि ऑपोजिशन का बॉक्स था, उसमें फिनिशिंग टच नहीं आ रहा था उनका। अल्फोंसो डेविस अगर वो पेनल्टी मार देते, आई एम श्योर द स्टोरी ऑफ द गेम वुड हैव बीन डिफरेंट। जोनाथन डेविड के पास भी बहुत चांसेस थे कि बस एक कटबैक, एक एक्स्ट्रा पास खिला देता एंड कनाडा हैड एन इजी अपॉर्चुनिटी ऑन गोल, मगर वो हमेशा बस मारे जाता एंड यू हैड बियॉन्ड मैकडॉगनन। क्योंकि जितना एग्रेसिव कनाडा ने स्टार्ट लिया था ना, ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में 2-3 गोल हो जाने, लेकिन क्रेडिट गोज टू द कीपर ऑफ बेल्जियम, जिन्होंने एक तो जो पेनल्टी भी रोकी, बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने प्रेशर में एक तो पेनल्टी रोकी और उसके बाद भी जो एक कांस्टेंट अटैक था उस पे वो रुके नहीं। वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व थे गेम में, उन्होंने अच्छे सेव्स किए। और मैं एज ए लिवरपूल फैन, मतलब मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कोर्टवा कितने अच्छे कीपर हैं। उन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें अभी चैंपियंस लीग फाइनल हराया, जो कि हमारा ये बहुत दिल से हमारा वाहिद सेविंग रेस यही। हमें कोई रियल मैड्रिड फैन आगे से हमें जलील करता था, हम बोलते हैं भाई आपका मैन ऑफ द मैच उस मैच में कीपर था आपका, तो फिर वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, फिर भी जलील करते हैं। लेकिन इसमें बात उनकी वेस्टफुलनेस अगर कनाडा की पे बात की जाए तो यही है कि कनाडा है 22 शॉट्स एंड बेल्जियम है 9, लेकिन दोनों के शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे। तो जितने उन्होंने बेल्जियम ने 9 में मारे, उतने उन्होंने 22 में मारे। आई थिंक कनाडा को उस पर काम करना पड़ेगा, बट क्रेडिट टू कनाडा, उनके मैनेजर को भी क्रेडिट जाता है। मैं एक चीज़ पिछली बार मेंशन करना भूल गया था, उनकी जो फॉर्मेशन है ना, वो मतलब अपनी टैक्टिक्स में बहुत अडेप्टिव हैं। उनकी कोई एक सेट प्लेइंग स्टाइल नहीं है। जैसे कुछ टीम्स की आइडेंटिटी होती है ना, स्पेन पोजेशन रखेगी, उनकी नहीं है। वो एक मैच में 70% पोजेशन रख के रिजल्ट निकालेंगे, अगले मैच में 30% पोजेशन रख के रिजल्ट निकालेंगे। उनको रिजल्ट से मतलब है, वो ऑपोजिशन देख के सेटअप करते हैं। राइट। इस मैच में उन्होंने बैक 3 खिलाई, जो कि वो आमतौर पे नहीं खिलाते, लेकिन उन्होंने पता था कि बेल्जियम 3-4-2-1 खिलाएगी, उन्होंने एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन खिलाई और उन्होंने कहा कि हम उनसे बेहतर खेलेंगे। राइट। मूविंग फॉरवर्ड, उससे पहले एक आखिरी सवाल है मेरा। आप तीनों ने कल बेल्जियम को राइट ऑफ किया हुआ था, या तो हारेगा या ड्रॉ। Why is that? डिस्पाइट के जी बेल्जियम में इतने बड़े बड़े नाम हैं, डी ब्रूयने और बाकी सारे बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। देखिए, हैज़ार्ड ने फर्स्ट हाफ में चले से ये थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, ही वाज शोइंग जो उन्होंने चेल्सी के टाइम पे किया था, उस टाइप की परफॉर्मेंस उन्होंने हल्की सी दिखाई थी। बट डी ब्रूयने वाज वेरी वेरी पोर इन द फाइनल थर्ड। उनके जो फाइनल जो पासेस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधा स्ट्राइकर के पैरों पे जाएगी या फिर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्राइकर, ताकि स्ट्राइकर आराम से रोल करके मार देगी बॉल। इवन जो असिस्ट बाटशुआई को मिला था वो ऑल्डरवेराइल से मिला था, सेंटर बैक, और एक लॉन्ग बॉल ओवर द टॉप। कनाडा शुड हैव इजीली डिफेंडेड दैट। उन्होंने बहुत बुरी डिफेंडिंग शो की उस मोमेंट में, उस सिर्फ एक मोमेंट में, बट एक मोमेंट में ही पूरी गेम चेंज हो जाती है। एब्सोल्युटली, ये तो फ्लैश ऑफ सेकंड का। केडीबी वाज द मैन ऑफ द मैच इफ आई एम हाँ, नॉट, और जो वो भी शॉक खुद था, भी शॉक था ये क्या हो गया भाई मेरे साथ, मुझे क्यों मिला है मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसने बहुत बुरा खेला था। उसके जो स्टैंडर्ड है, उसने जो शो किया है हमें मैनचेस्टर सिटी की शर्ट में, उसने बहुत बुरा खेला। वही वाला हिसाब हो गया सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। वाकई नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बट इससे ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि बेल्जियम का रास्ता तो खुल गया, लेकिन क्रोएशिया, मोरक्को, कनाडा तीनों आर इन फॉर द सेकंड प्लेस। ये ग्रुप आई फील विल गो डाउन टू द वायर, क्योंकि उसमें कोई भी वीक टीम नहीं है। सबने क्वालिटी दिखाई है अपने अपने मैचेस में, और मुझे लगता है कि मतलब मजा आएगा, इस पे क्लोज आई रखनी पड़ेगी। राइट, बिल्कुल। बहुत ही एक फैसिनेटिंग डे कल का गुजरा, और अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा कल के मैच की जो टॉक रही है, जो मीम्स रहे हैं, जो लोगों की बातें रही हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो रूडिगर की हरकतें थी कि वो छेड़े जा रहे, तो कार्मा टर्न्स अराउंड एंड बाइट्स यू लिटरली। तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ कि आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह उनको चिढ़ा रहे हैं, और चिढ़ाते चिढ़ाते एंड के अंदर उनका क्या हाल हुआ है, एज यू कैन सी। रूडिगर अपने ही मजे ले रहे हैं, वो मतलब सोच रहे हैं कि हाँ सही है, अटैक कुछ नहीं कर पाएगा, और उन्होंने अपना ईगो इतना बूस्ट कर दिया है कि ऐसी उनकी बस चलती रहती है, ठीक। बट अगेन एंड में रिजल्ट यही हुआ कि उसी प्ले से, उसी सिंगल प्ले से जहाँ पे वो अपनी शशकों में लगा हुआ है, भाई मुझे बताइए ऑनेस्टली, ये जापानियों को किसी की दुआ तो नहीं लगी? जहाँ जाते हैं सफाई करते हैं, दुआएं लेते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है। नेकी कर रहे हैं ना, तो उसमें बरकत है। हाँ, ये लगता है उनकी बरकत जो है ना इसमें लग गई है। उसी तरफ एक साथ ये दूसरी एक पिक्चर, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये हमने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो ये जितने बॉयज देख रहे हैं ये प्रोग्राम, समझ तो गए होंगे आप जापानी
वीडियोस समझ गया शौकीन बॉयज जो देख तो ये लिटरली ऐसा ही हुआ है। ऑल्दो स्कोर लाइन 2-1 थी, लेकिन ये किसी भी मैं कहूँगा कि वो एक खास लफ्ज इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं, ज्यादती से कम नहीं थी। तो ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, एज यू कैन सी। तो ये एक दूसरी चीज रही, और उसके अलावा ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो आप अपनी बात करने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट वाला है जी, नेक्स्ट वाला बिल्कुल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ यू कैन सी। क्या हम बात कर रहे थे इस फीफा वर्ल्ड कप से पहले, साउथ अमेरिकन टीम, यूरोपियन टीम ऐसे आएंगे जी जैसे गॉडजिला, किंग कॉन्ग, और बीच के अंदर आ गया एशिया। देख सकते हैं आप जैसे, ये बड़ा मजेदार था। आई थिंक यही हो भी यही रहा है, और मेरी दुआ ये है कि ये आगे होता रहे इस टूर्नामेंट में। क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियंस ने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है सब कुछ, फजूल में उनके रोने निकल रहे हैं पूरे इस टूर्नामेंट में, और लोग बोल रहे हैं कि वो हम पुल आउट कर देंगे टूर्नामेंट से, और ये सब करें। बट ये है कि देखें कहीं ना कहीं कुदरत का निजाम भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ये तो जी हो गए सारे मीम्स। अब आते हैं आज के मैचेस पे। आज जी रोनाल्डो भी एक्शन में होंगे, आज ब्राजील भी खेलेगा जो कि टूर्नामेंट के फेवरेट्स हैं आफ्टर व्हाट हैपेंड टू अर्जेंटीना। सो बहुत ही फैसिनेटिंग मैचेस हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम स्विट्जरलैंड वर्सेस कैमरून पे। तो कैसे देख रहे हैं इस मैच को गुल? तो इसमें स्विट्जरलैंड के जो की प्लेयर्स होंगे वो तो आजकल जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं आर्सेनल के लिए, जाका, ग्रैंड जाका सेंटर मिड में, ही विल बी कंट्रोलिंग द गेम। और फिर साथ में जो उनके सेंटर बैक में है अकांजी, जो अभी अभी नए आए हैं मैनचेस्टर सिटी के सेंटर बैक, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कंट्रोल कर देंगे इस गेम को। कैमरून के साइड पे जिनको हमने बहुत जैसे जरूर बहुत अंडररेटेड है स्ट्राइकर के पोजीशन में, उनका भी एक ऐसा ही स्ट्राइकर है चुपामोटिंग, जो हमेशा कोई ना कोई गोल मार देता है, एंड ही स्कोर्स अ बैंगर। हमेशा कोई ना कोई, अभी बायर्न के लिए खेल रहा है, बायर्न के लिए भी बुंडेसलीगा में उन्होंने बहुत फिट गोल्स मारे हैं, चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छे मारे हैं। 11 गोल वो भी शायद कुछ कर ले कैमरून के लिए, मगर आई डू सी इट गोइंग इन द फेवर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो आपकी प्रेडिक्शन भी साथ नहीं, वो बाद में बाद में देंगे, थोड़ा और सोच। अच्छा, इनके जो स्ट्राइक पार्टनर हैं अबू बकर, उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने इस साल एफकॉन में 8 गोल मारे, जो कि इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा हैं किसी प्लेयर के लिए एफकॉन में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही स्ट्राइकर पे रिलायंट है, उनके पास 2 अच्छे फॉरवर्ड्स हैं जो कि फिनिश कर सकते हैं। उसके अलावा दे हैव अकम्बी हु विल बी कटिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट, वो विंगर हैं, लेकिन वो भी उनके अंदर भी गोल स्कोरिंग स्ट्रीक है। तो मतलब कैमरून के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि परेशान कर सकते हैं स्विट्जरलैंड को। बिल्कुल। तो अली अब ऐसा क्या है, क्योंकि हमने एक चीज ये भी देखी कि यूरोपियन टीम एट द सेम टाइम एक्सेप्ट फॉर इंग्लैंड एंड स्पेन दे हैव स्ट्रगल्ड, क्योंकि स्विट्जरलैंड ऑल्दो हम फेवरेट्स कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं फ्रांस भी बहुत अच्छा खेला है अभी शुरू में। हाँ, फ्रांस भी अच्छा खेला, बट स्विट्जरलैंड के कैसे देख रहे हैं? ऑल्दो दे आर नोटेड एज द फेवरेट्स, बट समहाउ आई हैव अ फील कि कुछ होने वाला है। यार उनकी क्वालिफाइंग कैंपेन बड़ी अच्छी रही है। बेजलर के अंदर दे हैड 18 पॉइंट्स आउट ऑफ पॉसिबल 24, लेकिन कैमरून भी एफकॉन में काफ़ी अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। अब तक आई थिंक दे फिनिश 3rd इन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। लेकिन कैमरून का मैं पहले जिक्र कर लेता हूँ स्विट्जरलैंड से पहले। कैमरून ने पिछले 5 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीता है, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे होंगे। लेकिन जैसे गुल ने कहा, चुपोमोटिंग बड़ा अच्छा फिनिशर है, उसने बायर्न के लिए पिछले 10 गेमों में 11 गोल मारे, 3 असिस्ट दिए। तो मेरे हिसाब से वो स्विट्जरलैंड को तंग जरूर करेगा, कोई सरप्राइज गोल आ सकता है। लेकिन उसमें ये भी है कि बायर्न में उसको बहुत ज्यादा सर्विस भी मिलती है, बहुत चांसेस मिलते हैं, तो कन्वर्जन रेट भी उसका ये मेजर पॉइंट है कि आप इस तरह के प्लेयर्स को अगर कोई एक मौका मिल जाए तो वो खत्म कर सकते हैं। लाइक अब तक हमने यही देखा है कि कैमरून भी आएगा फुल लड़ने के लिए, कुछ इस तरह की टीम्स के भी मोटिवेशन आसमान पे। उन्होंने देख लिया सऊदी ने रिजल्ट निकाल दिया, उन्होंने देख लिया जापान ने रिजल्ट निकाल दिया। हर टीम जो छोटी टीम है, जो अंडरडॉग्स है, वो इस मेंटेलिटी से आ रहे होंगे कि यार उन्होंने कर दिया, अब हमारी बारी, हमने करना है। सो वेरी क्विकली तैमूर, इन दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेस हैं वो क्या है? तो स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस ऑफ बोथ टीम्स। स्ट्रेंथ कैमरून की डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड ही होगी। डिफेंसिवली वो इतने अच्छे नहीं, अपने कीपर पे बहुत रिलाई करते हैं। कीपर उनके अच्छे हैं, ओनाना कीपर हैं उनके, अच्छे कीपर हैं, लेकिन उस पर उनको रिलाई करना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट गुड डिफेंसिवली। स्विट्जरलैंड की बहरहाल डिफेंस बहुत अच्छी है, उनकी स्ट्रेंथ है। दे हैड द बेस्ट डिफेंस इन द यूएफए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। सिर्फ 2 गोल खाए थे उन्होंने, लेकिन उसमें भी क्या नाम है, उनके कीपर को बहुत क्रेडिट जाता है। उनके कीपर हैं यान सोमर, वो भी बहुत अच्छे कीपर हैं। और तो उनकी तो इट्स वी कैन से डिफेंस वर्सेस अटैक है। स्विट्जरलैंड के अटैक में जान नहीं है। अटैक में शकीरी हैं, शकीरी का रिलेशन, शकीरी क्रिएटिव है। हाँ, शकीरी हैं, लिवरपूल में होते थे,
अब वो अब लिवरपूल में तो तैमूर तारीफ तो करेगा भाई, ये तो लाजिम बात लेकिन है। सब जानते हैं कि शकीरी अच्छे क्रिएटिव प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन बाइसाइकिल किक मारी थी, जो कि बहुत ही अच्छा गोल था। तो वो उनके अंदर वो मोमेंट है। उनका जो रिलेशनशिप है अपने राइट फुल बैक के साथ, विडमर नाम है उनका, वो क्रूशल होगा क्योंकि शकीरी अंदर आते हैं, विडमर ओवरलैप करते हैं, ज्यादातर चांस ये लोग यहीं से इसी साइड से क्रिएट करते हैं। राइट, सो प्रेडिक्शंस पे आए थे अली। अच्छा मुझसे शुरू करें आज। 2-1 स्विट्जरलैंड। 2-1 हालांकि तारीफ मैंने कैमरून की ज्यादा कर दी, लेकिन स्विट्जरलैंड। 2-1 स्विट्जरलैंड। जी तैमूर। मेरा कहने का तो स्विट्जरलैंड के फेवर में 1-0 दिल चाह रहा है, लेकिन हर रोज एक 0-0 ड्रॉ हो रहा है। मुझे आज के दिन का 0-0 ड्रॉ ये लग रहा है। बिग कॉल, 0-0 ड्रॉ। गोल। आई विल गो 2-1 स्विट्जरलैंड 2-1 स्विट्जरलैंड या स्क्रैच कर दे 1-0 स्विट्जरलैंड। आई डोंट सी मेनी गोल्स। 1-0 स्विट्जरलैंड। चले जी, किसी ने कैमरून का नहीं बोला, मेरा दिल तो कर रहा है मैं कैमरून बोलूं लेकिन मैं 1-1 ड्रॉ के लिए जाऊंगा। तो ये था जी आज का जो पहला मैच होने वाला है। अब आते हैं जी यूरुग्वे वर्सेस साउथ कोरिया। एक तरफ सॉन है, एक तरफ सुआरेज है। बहुत ही एक अच्छा मैच एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू सम डिप्रेसिंग मैचेस दैट वी सीन। तो गुल, कैसे देख रहे हैं इस मैच को? अच्छा, इसमें आई वुडंट से कि दिस इज सॉन वर्सेस सुआरेज, आई वुड से दिस इज सॉन वर्सेस वैल्वर्डे। वैल्वर्डे अभी टॉप फॉर्म में है। उन्होंने जो गोल्स मारे इस साल वो रियल मैड्रिड के लिए, इनक्रेडिबल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स, और एक उन्होंने यूरुग्वे के लिए भी मारा था फ्रेंडली में, सारे 35 यार्ड 30 यार्ड 25 यार्ड स्क्रीमर्स मारे हैं। तो ये बहुत डेंजरस होंगे। आउटसाइड विल बी प्लेइंग मोस्ट लाइकली राइट मिड पे, और वो कटन करके लेफ्ट फुट राइट फुट जो भी हो वो गोल तो डेफिनेटली मारेंगे, जो मेरा ख्याल है। इसमें एक और स्पेशल मेंशन है न्यूनेस के लिए। न्यूनेस जो ऑफ कोर्स तैमूर तारीफ करेगा उसकी। बहुत तारीफ करेगा उनकी, मगर उन्होंने जेन्युइनली ये जो लास्ट फ्यू गेम्स थी प्रीमियर लीग में, उन्होंने जेन्युइनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो भी वन टू वॉच है। तो अगर इनकी तैमूर स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस की बात करें, और खासतौर पे ये कि अगर साउथ कोरिया जीतने लगेगा ना तो सुआरेज को छोड़ देंगे और मैं काट ले भाई इनको जाके ये भी हो सकता है। स्ट्रेंथ आई गेस यूरुग्वे के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छे प्लेयर्स हैं। उन्होंने कहा वैल्वर्डे जैसे बहुत क्रूशल होंगे। वैल्वर्डे का रोल इस टीम में थोड़ा अलग है। वो रियल मैड्रिड के लिए बहुत एडवांस्ड खेलते हैं, कभी कभी विंग पे भी खेलते हैं, राइट साइड पे खेलते हैं। यहाँ पे वो काफ़ी डीप आते हैं, वो अपने डिफेंडर्स को हेल्प आउट करने के लिए बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। एक जो उनके दूसरे मिडफील्ड पार्टनर है बेंटनकूर, वो ज़्यादा लिंक अप प्ले करते हैं मिडफील्ड में, वो डिफेंस से बॉल लेके आगे जाते हैं। वैल्वर्डे भी ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। उसके अलावा नूनेस का हमें देखना पड़ेगा वो स्टार्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि स्ट्राइक पार्टनरशिप तो अभी भी मुझे लगता है कि इनकी ये शायद एक्सपीरियंस पे कवानी और सुआरेज के साथ ही जाएं। शायद नूनेस हो सकता है लेफ्ट से खेलें, जो कि वो लिवरपूल के लिए भी कर चुके हैं। तो अगर वो खेलते हैं तो वो भी एक थ्रेट होंगे साउथ कोरिया के लिए। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सॉन है, जिनको एक आई सॉकेट इंजरी हुई है बाय द वे, सो लेट्स सी कि वो, और उसकी सर्जरी भी हुई है। उसकी सर्जरी हुई है। क्या लगता है आज खेलेगा वो? मास्क पहन के आई थिंक वो मास्क पहन के खेलेंगे। देखना पड़ेगा कि वो कोप कितना अच्छा कर पाते हैं उस इंजरी के साथ। बोला तो है कि मैं कोशिश करूंगा, बट डू यू थिंक ही वुड बी द सेम प्लेयर? You are you talking about whether he'll play or whether he would be on be able to perform? वो हमें देखना पड़ेगा वो इंजरी के साथ वो कैसे कोप कर पाते हैं। लेकिन we have seen in the past players, देखो कल बेल्जियम के जो राइट बैक है मूनियर, वो भी खेल रहे थे मास्क के साथ, और he looked like he couldn't see the pitch properly. शेकी सीन लग रहा था हाँ, ना, थोड़ा काफी अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मास्क उन्होंने सही पहनाया ही नहीं था या क्या, उनकी फिटिंग सही नहीं हुई थी। मगर लग रहा था कि बस जिस तरीके से एक चांस भी उनको मिला था क्रॉस करने के लिए बॉल, he was only looking at the ball, ऊपर मुड़ के देख भी नहीं रहे थे, he was just trying to do something with the ball, मगर कुछ नहीं हुआ एंड में। So, मुझे लगता है थोड़ी सी एक चीज अली आपसे पूछना चाहूंगा, आपने देखा है कि जितनी टीम्स जो एक सिंगल प्लेयर पे रिलायंट है वो स्ट्रगल किए, तो क्या साउथ कोरिया अपनी सारी एक्सपेक्टेशन सॉन पे रखें या उनके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिफरेंस कर सकते हैं? मैं जवाब दे दूं इसका अगर आप देने प्रोफेसर साहब बीच में ना टोके, ऐसा हो सकता है जी। क्योंकि मुझे स्पेशली उनका एक प्लेयर काफी अच्छा लग रहा है, उसका नाम है ली कैंग इन, जो कि गोल्डन बॉल जीते थे 2019 अंडर 20 वर्ल्ड कप पे। बहुत ही ब्राइट स्पार्क हैं, नंबर 10 पोजीशन में खेलते हैं, और मुझे लगता है कि ये सॉन की मदद कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि इनका मैनेजर बड़ी रिजिड सी एक स्ट्रक्चर खिलाता है, और ये जो ली कैंग इन है बड़ा एक्सप्रेसिव और टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रक्चर में उस तरीके से फिट इन नहीं कर पाता तो इसको कभी कभी खिलाते नहीं है। आई होप खिलाएं,
और तो शायद उनको सॉन को अच्छी हेल्प मिल सकती मैं है। एक्चुअली इस बात को कुछ हद तक सेकंड करूंगा बिकॉज रियल मायोर्का के लिए खेलते हैं ली कैंगिन और वो बहुत अच्छे आउटगोइंग प्लेयर हैं, लेकिन पाओलो बेंटो डज नॉट प्रेफर हिम। यस, लेकिन ऑन द सेम साइड में थोड़ा सा ऐड करूंगा यूरुग्वे की मैनेजमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रही है। 15 साल बाद टबेरेस को सैक किया गया था आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैड रिजल्ट्स। फिर अलोंसो आए जो उनके नए मैनेजर हैं। अब उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उनको अभी अपनी 100% फॉर्मेशन फाइनलाइज नहीं है। या तो वो 4-4-2 खिलाते हैं या वो 4-3-2-1 खिलाते हैं। अब उसमें वो बात आ जाती है कि न्यूनेस खेलेगा, कवानी खेलेगा, क्या आगे दो कवानी और सुआरेस के साथ जाएंगे या न्यूनेस को एक लिंक अप प्ले के लिए डालेंगे, जो कि थोड़ा सा नया बच्चा है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो एक वो थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट अच्छा होगा। ये जो 4-4-2 भी खिलाते हैं ना, ये अलग किस्म का होता है। थोड़ा सा साउथ, जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिकन फ्लेवर है ये थोड़ा। 4-2-2-2 होता है, जिसके अंदर वो जो मिडफील्ड 2 है वो इन्वर्टेड विंगर्स होते हैं, तो फॉल्स विंगर्स कहते हैं इन्हें, जो कि ऑन पेपर तो रेगुलर विंगर्स की तरह होते हैं, लेकिन इनके जो मिडफील्ड 2 है वो बहुत डीप चले जाते हैं, जो कि वैल्वर्डे और बेंटनकूर होंगे मोस्ट लाइकली, और जो विंगर्स हैं वो पोजीशंस लेते हैं जो कि ज़्यादातर आप मिडफील्डर्स को लेते हुए देखते हैं, तो वो अंदर आ जाते हैं। तो उस रोल में हम देखते हैं, उसमें आई थिंक पेलेस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि यूनाइटेड के यंग प्लेयर हैं, काफ़ी हाई। मगर तैमूर इसमें वैल्वर्डे वेस्ट नहीं हो जाएगा? यार वेस्ट तो होता है, लेकिन वो इतना क्रूशल है कि वो उस पोजीशन से भी, पता है, बिकॉज वो इतना अच्छा बॉल कैरियर है, बॉक्स टू बॉक्स है, वहां से भी गोल्स मार लेता है, क्योंकि वो ही विल रन अराउंड, मतलब ये टायरलेस, तो वो आके गोल मार देते हैं। राइट। सो तैमूर, आप सिंस आप पे है तो आप ही बता दें जी प्रेडिक्शंस की। आज मैंने थोड़ी पहले से लिखी हैं प्रेडिक्शंस, वरना मैं ऑन द स्पॉट दे रहा होता हूँ हमेशा। तो आई वुड से 2-1-2 यूरुग्वे। 2-1-2 यूरुग्वे। जी अली? 2-0 यूरुग्वे। 2-0 यूरुग्वे। जी सेम फॉर मी। 2-0 यूरुग्वे कहते हैं। गुल मेरी प्रेडिक्शंस बहुत देख रहे हैं, अगली प्रेडिक्शन इससे पहले यार ये चीटिंग हो रही है। नहीं, लेकिन कल तो जिन्होंने जापान वाली दी है ना। अच्छा, कल ही कोस्टारिका को भी जितवा रहे थे बाय द वे। एक अच्छी प्रेडिक्शन और डाली तो बच गई, लेकिन ये कोस्टारिका के साथ अली हमने बात की थी, हम इस बारे में नहीं बात करेंगे शो में, हमने डिसाइड किया था ये चीज। चले, लेकिन नहीं, फिर भी बनता है ये तो। नेवर से सेव्स भी करवा रहे थे, सब करवा रहे थे। Name me one pundit. Name me one pundit in the world who got that prediction right. Apart एक तो from me. तुक्का किसी का भी लग जाता है। मैं भाई, इसमें exact एक scoreline चीज बोलूंगा, predict की है। एक चीज बोलूंगा अली, मेहनत कर, हसद ना कर, नहीं, बस बस खत्म, वो हो गया। सही, ये गोल ने गोल अंदर, खिला दिया। ये असल में लीडर बोर्ड पे था ना, इसका लीडर बोर्ड देखो, पोजीशन गैरी नेवल को लेकिन निकाल मैं- दो स्काई स्पोर्ट से, गैरी नेवल को निकाल दो बीबीसी से, मुझे डाल दो। Simple. अच्छा जी, अब आप सारों ने ये 2-0 2-1 किया है, आई विल गो विद अ 1-1 ड्रॉ। तो आज आप काफी कंजर्वेटिव नहीं जा रहे हैं, बस Draw पता- बड़े उनके predict पॉइंट्स कर वो रहे आ हैं। गए हैं ना टैली को के, बस अभी तो कंजर्वेटिव ही जाएंगे। नहीं, तो ये मेरा जो है ना, मुझे फील आएगी मैं वहां जाऊंगा ना जी। ये हो गया जी आज के दिन का दूसरा मैच। अब आते हैं द बिग वन, जिसके ऊपर सब नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं। दैट इज पोर्चुगल वर्सेस गाना। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शो टुनाइट। कैसे देख रहे हैं इसको? गुलाब से शुरू करेंगे। एक तरफ गाना और दूसरी तरफ है सारा जमाना पोर्चुगल। देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, an angry Ronaldo is a very dangerous Ronaldo। तो मुझे लगता है कि वो फुल गन्स ब्लेजिंग आएंगे इसमें। और पहला जो उनका लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच था 2018 में, उसमें भी उन्होंने हैट्रिक मारी थी स्पेन के अगेंस्ट। राइट। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ही विल गो ऑल आउट। इसको बहुत सर्विस मिलेगी विंग से, राफेल लियाओ से, स्पेशली बर्नार्डो सिल्वा भी एंड ब्रूनो फर्नांडिस भी हैं। वेदर उनकी रिलेशनशिप है अच्छी और आई थिंक इट्स जस्ट रूमर्स। उनका नहीं, इनका बिल्कुल सही है। जैसे रोनाल्डो ने कल इंटरव्यू में भी बोला कि हम बिल्कुल ही सही हैं, हमें कोई इश्यूज नहीं है, और मेरे प्लेयर से नहीं पूछो कि वो मेरे बारे में क्या फील करते हैं, उनसे वर्ल्ड कप का पूछो। तो अच्छी बात की है उसने, इंटरव्यू भी अच्छा दिया उन्होंने, और ही विल बी एबल टू स्कोर। आई थिंक आराम से उनको अच्छे चांसेस मिलेंगे 2-3 गोल मारने के लिए अगेंस्ट गाना। मगर देन कमिंग टू द फ्लिप साइड, गाना भी हल्की टीम नहीं है। गाना बिल्कुल नहीं है। But they're the lowest ranked team in this tournament. ओवर सऊदी अरेबिया। वो देखें, आप कुदरत के निजाम के साथ नहीं पंगा करें। देखें, एक गोट रोस्ट हो चुका है, दूसरे गोट को लास्ट टाइम टीम रोस्ट कर सकती है, उसमें तो हमें से ये बात है, ये आपने बड़ी गाना बात को की भी कि भूख लग वहाँ सकती है। मेसी का हाल जो हुआ वो रोनाल्डो का भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गाना के प्लस पॉइंट्स अगर मैं बता दूं, इसमें उनकी मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास थॉमस पार्टे हैं, उनके पास उनके साथ अब्दुल समद हैं, जो कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स, भागते रहेंगे, विल विन द बॉल बैक।
उनके पास डिफेंसिवली उनका स्ट्रक्चर अच्छा है। उनके पास एक बहुत ब्राइट स्पार्क है जिसका नाम है मोहम्मद कुद्दूस। वो मतलब ये दो कुदरत के निजाम तो सुनाई दे है मुझे, मोहम्मद सलाम और कुद्दूस साहब। गाना में एक्चुअली बहुत मुसलमान है भाई फिर हो सकता है फिर कुछ भी हो सकता है। और जितना मेरा ख्याल है पोर्चुगल में नहीं है। नहीं मुसलमान तो शायद कोई नहीं होगा जी। तो फिर और बताइए जी। काफी हम लोग मतलब टॉप नॉच हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इस पे जज कर रहे हैं रिजल्ट के मुसलमान कितने हैं। भाई देखिए ये और कहीं नहीं मिलेगा। ये तो एक फैक्टर बनता चला गया, ये हमने देखा है। राइट बैक भी इनका है, सॉरी तैमूर, मगर एक उनका लेफ्ट बैक सॉरी अब्दुल रहमान बाबा, बिल्कुल। तो वो भी ज्यादा तो कुछ भी नहीं चेल्सी फ्लॉप है वो तो बिल्कुल। अरे वो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग बट ये डिस्कस नहीं देखिए बात सारी है, कुदरत के निजाम अपनी जगह, लेकिन ये जो आप बता रहे तो हम ये जितने मुसलमान ज्यादा है वो अपनी जगह, लेकिन बकरे बड़े शौक से खाते हैं। ये अरबी हो जाए ये हो जाए, हम लोग मटन के आशिक है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जी कि वहाँ पे भी एक बड़ा जबरदस्त तंदुरुस्त बकरा मौजूद है। इसमें तारिक लैम्पटी बहुत क्रिटिकल होंगे राइट बैक पे, बिल्कुल क्रिटिकल होंगे। उनकी स्टोरी भी है कि वो आए कैसे हैं इस टीम में। बेसिकली तारिक लैम्पटी कुड हैव चोजन टू प्ले फॉर इंग्लैंड। उनके पास डुअल नेशनैलिटी थी, इंग्लैंड की भी नेशनैलिटी थी, लेकिन घाना ने स्पेशली क्योंकि उनके पास शायद उस तरीके का टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उन्होंने एक प्लेयर रिक्रूटमेंट ड्राइव की जिसके अंदर सारे जो डुअल नेशनल प्लेयर्स हैं दे वेंट टू देम। उन्होंने जाके उनको इंसेंटिवाइज किया कि आप आएँ और हमारे साथ खेलें। उसमें तारिक लैम्पटी मान गए, अब वो इनके राइट बैक हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर है इनियाकी विलियम्स, जो कि स्पेन के लिए खेलते रहे, बहुत अच्छे विंगर हैं, स्ट्राइकर हैं। तो वो भी इनके साथ आ गए। इनियाकी विलियम्स के भाई को भी उन्होंने मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने, वो स्पेन के लिए खेलते हैं, उन्होंने कल रात खेला है स्पेन के लिए, निको विलियम्स। और ये दूसरी बार है कि दो घनियन प्लेयर्स जो हैं एक ही वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अलग टीम्स के लिए। इससे पहले बोआटेंग ब्रदर्स, अगर आपको याद हो, जेरोम बोआटेंग जर्मनी के लिए खेलते थे, केविन प्रिंस बोआटेंग घाना के लिए खेलते थे, ये पहले भी हो चुका है। तो सही इनका नाम प्रोफेसर रखा है हमने, प्रॉपर बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट दिया है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट तैमूर अली। आप मुझे एक बात बताएं, अगर गाना के मैनेजर आप होते, क्या बोलते बॉयज को कि भाई अंदर जाके क्या करना है, क्योंकि रोनाल्डो है, फर्नांडिस है, वो एक पुराना चावल का तो नाम उन्होंने पेपे का लिया ही नहीं, तो कैसे देख रहे हैं यार? अगर मैं मैनेजर होता मैं उनको सिर्फ सऊदी अरब वाला मैच दिखाता। हाँ। मैं बोलता यही मैच देखो, इसी मकसद से जाओ। बट आई वुड से कि इस मैच में ना ऑफ कोर्स रोनाल्डो है, तो हम बात करते हैं गोल्स की, अटैक्स की, लेकिन दोनों टीम्स के डिफेंस बहुत सॉलिड हैं। पोर्चुगल ने 2 गोल कंसीड किए पिछले 7 गेमों में। घाना के ऊपर आ जाएं, पिछले 8 गेम्स में जो उनकी एक रन थी उसमें वो 7 जीते, जिसमें 7 की 7 क्लीन शीट्स थी। तो दोनों साइड की डिफेंस काफ़ी सॉलिड है, तो आई थिंक गोल आना आसान नहीं होगा। पोर्चुगल के लिए यूजुअली वर्ल्ड कप स्टार्ट करना मसला होता है थोड़ा सा, दे हैवंट हैड द बेस्ट रिकॉर्ड विद इट। लेकिन आई स्टिल फील कि एन एंग्री रोनाल्डो, जैसे गुल ने कहा, कुड बी डेंजरस। मैं तो चाहता हूँ रोनाल्डो जीते, बिकॉज कल जितना मैंने शोर मचाया है उसके बाद तो बनता है रोनाल्डो का जीतने, एटलीस्ट मेरी इज्जत ही बचा ले थोड़ी सी। बट आई फील लाइक मेरी थोड़ी सी इंक्लाइनेशन है कि पोर्चुगल माइट मेक इट विद अ 1-0 काइंड ऑफ अ विक्ट्री। अच्छा, तो आपने प्रेडिक्शन भी अपनी साथ कर दी है। 1-0 बोला कि पहले गुल को देना प्रेडिक्शन। मैंने कहा थोड़ा सा सरप्राइज तुम्हें दे दूं, वरना तुम किसी और तरीके से तो गुल आप पे ही आ जाते हैं, क्या प्रेडिक्शन करेंगे? अच्छा, प्रोफेसर साहब को स्किप कर दिया। मैं बोलूँगा पोर्चुगल वोंट कंसीड अ गोल, 3-0। वाह, ये मेरी दिल की बात करता है लड़का कभी कभी। जी तैमूर। प्रेडिक्शन या थोड़ी मजीद एनालिसिस, मोहम्मद कुद्दूस की बात हुई जिसकी मैं बात करना चाहता हूं। चलो मोहम्मद कुद्दूस की बात कर लेते हैं। मेहनत करके आए, बता लो भाई। ब्राइटेस्ट प्लेयर है, एक सेकंड हां चलो। ब्राइटेस्ट प्लेयर है मोहम्मद कुद्दूस, उनका आयाक्स के लिए खेलता है और ये पहले खेला करता था नंबर 8 पोजीशन में। आयाक्स गया, वहां पे एरिक टेन हाग जो कि अब मैन यूनाइटेड के कोच हैं, उन्होंने देखा कि ये कितना प्रेस रेजिस्टेंट है, तो उन्होंने इसको नंबर 8 बना दिया और ये अब सेंट्रल मिडफील्ड में खेलता है, उनके लिए बहुत अच्छा खेलता है। प्रेस रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? प्रेस रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप पोजीशन रख सकते हैं काफी देर तक, और आप पे अगर लोग दूसरी टीम के डिफेंडर्स प्रेस भी कर रहे हैं तो आप उन चैलेंजेस को अवॉइड कर पा रहे हैं बहुत इजीली, और ये बहुत कम प्लेयर्स कर पाते हैं, ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती। अच्छा हुआ इन्होंने क्लियर कर दिया। हमारी बहुत सारी आवाम जो कहती है कि जी मेसी रोनाल्डो के अलावा नाम नहीं पता होते, तो वो कहीं है ना सोच रहे हो कि कोई स्त्री का उनका कोई भाई स्त्री करके ले आया, प्रेस असिस्टेंट है मेरा। बट प्रेडिक्शंस I'll go 1-1. 1-1। मेरी भी फीलिंग है कि ये ना इस मैच में थोड़ा सा, अगर मैं 2 प्रेडिक्शन एक साथ दे नहीं, एक नहीं भाई, ऐसे नहीं। मैं आपको चेंज करने की इजाजत देता हूं, लेकिन एक प्रेडिक्शन। यार मुझे पता नहीं लग रहा है, 0-0 ड्रॉ जा सकता है ये। तो 1-0 लिखूं या 0-0 लिखूं? मैं थोड़ा सा रोनाल्डो पे भरोसा कर लेता हूं। 1-0। अच्छा जी, मैं गोल के साथ जाऊंगा इस पे, 3-0 टू पोर्चुगल।
सो ये बड़ा ही एक एक्साइटिंग मैच। और अब आ जाते हैं आज के दिन के लास्ट मैच पे, ब्राजील इन एक्शन, नेमार एंड ऑल द अदर बिग नेम्स, ब्राजील अगेंस्ट सर्बिया। अच्छा, सर्बिया भी हल्की नहीं है। सो गुल, कैसे देख रहे हैं इस गेम को और क्या है दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? सर्बिया के साथ अगेन पैशन वाला फैक्टर बहुत बड़ा होगा एंड बहुत फिजिकल टीम है ये, स्पेशली इनके जो सेंटर मिड हैं मिलिंकोविच सैविच, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं पूरी गेम को, डिक्टेट कर सकते हैं पूरी प्ले को। बट देन अगेन आपके उस साइड पे कैसेमीरो हैं, पकेटा हैं, नेमार, रफीनिया, विनीसियस जूनियर। I'll stop you. Do you think Paqueta will start or Fred? क्योंकि पकेटा आई थिंक इस साल थोड़ा ज़्यादा खेला है फ्रेड से, आई थिंक पकेटा गेट्स द नॉट ओवर फ्रेड। अच्छा, पता है स्पेशली क्योंकि पकेटा गोइंग फॉरवर्ड मेरे जहन में एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे लग रहा है पकेटा का एक्चुअली शायद विनीसियस के साथ ज़्यादा मुकाबला हो। मुझे तो लगता है दिस शुड बी अ नो ब्रेनर, लेकिन यस, बट मसला ये है कि ब्राज़ील दे स्टार्ट ऑफ विद 4-2-3-1, बट इन अटैक इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ 4-2-4। तो वो लेफ्ट पे पकेटा खेल रहे हैं उस 4-2-4 के ऑलमोस्ट, और मुझे लग रहा है कि विनीसियस पकेटा के बीच में आ रहा है, और बीच में जो होंगे आई फील कैसेमीरो एंड कैसेमीरो तो होंगे, वो तो गिवन है। उसके साथ या तो मुझे लगता है फ्रेड हो सकते हैं या फिर शायद फबिनियो हो सकते हैं। नहीं तो फिर सेंटर बैक की पेयरिंग तुम्हें क्या लगती है? सेंटर बैक की थियागो सिल्वा एंड मार्किनोस होगी मोस्ट लाइकली। आई थिंक वो 4-1-4-1 जो बैलेंस करती है ना ब्राजील एक ट्रेडिशनली, उस टाइप का कुछ बैलेंस बनाने की, क्योंकि कैसेमीरो आराम से वो नंबर 1 पोजीशन बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने देखा है कि उन कंडीशंस की वजह से जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। तो हाउ डू यू थिंक, और क्या लगता है कि ब्राज़ील स्टार्ट किससे लेगा और किस प्लेयर को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं कम या ज़्यादा खिला के? यार आई थिंक इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब ब्राज़ील स्टार्ट करे हाउ इज द गेम गोइंग लाइक। अगर मैच में वो शुरू में कंफर्टेबल हो गए, लाइक दे गेट इन लाइक अ फ्यू अर्ली गोल्स, 2-0 पे ले गए फर्स्ट हाफ में, बिकॉज उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो मैजिक कर सकते हैं, दे हैव गॉट ग्रेट नेम्स, नेमार वगैरह। बाय द वे नेमार ने अगर आई थिंक 3 गोल और कर दिए तो वो पहले का रिकॉर्ड सरपास कर देंगे एज एन ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर फॉर ब्राज़ील, जो कि बहुत बड़ी बात है इन वर्ल्ड कप्स। यस। उसके अलावा 2014 वर्ल्ड कप से लेके अब तक जो ब्राज़ील ने गोल मारे, जो कि तकरीबन आई थिंक 19 गोल्स हैं, मतलब मुख्तलिफ वर्ल्ड कप। अली, इसमें जो नेमार वाला पहले वाला रिकॉर्ड है, इट्स नॉट इन वर्ल्ड कप्स, इट्स ऑल टाइम ना, इंटरनेशनल, या इट्स एन ऑल टाइम वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल कैप्स वर्ल्ड कप्स में 19 गोल्स मारे 2014 से लेके अब तक, और उस ब्राज़ील ने इसके अंदर 42% में डायरेक्टली नेमार इन्वॉल्व थे। तो अगर नेमार ने कोई शुरू में मैजिक स्पार्क कर दिया, बाय द वे पीएसजी के लिए बहुत किलर फॉर्म में इस वक्त, और इस साल बहुत बहुत अच्छा खेल रहा है, तो अगर उसने कर दिया तो आई वुड से कि ब्राज़ील वुड प्रेफर रेस्टिंग देयर गुड प्लेयर्स, बिकॉज इवन थियागो सिल्वा जो कि उनके बड़े सीनियर प्लेयर हैं सेड कि यू विल सी अ डिफरेंट नेमार, बट वी वांट टू गो विद एन अप्रोच कि हम अपने प्लेयर्स को भी प्रोटेक्टेड रखें, बिकॉज कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी न्यू हैं ज़्यादातर क्राउड के लिए। राइट। अच्छा, इवन तो नेमार टैलिस्मैन है, जैसे कि इन्होंने कहा, अभी जैसे हम स्पेन का डिस्कस कर रहे थे, उनके गोल हर जगह से आए थे, दे हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्कोरर्स। ब्राज़ील ने 40 गोल किए हैं क्वालिफायर्स में, जिसमें से नेमार टॉप पे हैं विद 8 गोल्स। इसका मतलब है कि 32 गोल्स और जगह से आए हैं, तो वो लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा गोल्स आपस में शेयर करते हैं। कोई नेमार टैलिस्मैन जरूर है, इन्वॉल्व होते हैं गोल्स में, लेकिन गोल सब मार रहे हैं। इसमें एक चीज़ है Fabinho factor, does he get the nod over Casemiro या फिर I am sure Casemiro will play. It's whether Fabinho starts alongside Casemiro. फिर ब्रूनो का क्या होगा? ब्रूनो ग्रामेरिस उसको तो मैं स्टार्ट करता हुआ नहीं देख रहा। उसको अगर इन्होंने थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन कहीं विंग पे खिला लिया तो खिला लिया। आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग इन द मिडिल। उसमें बहुत जो न्यूकासल के लिए किया है इस साल, यार आई फील द मैनेजर प्रेफर्स फ्रेड ओवर समवन लाइक हिम। एंड टू बी फेयर, फेबिनियो लिवरपूल के लिए भी हर हफ्ते आजकल नहीं स्टार्ट कर पा रहा है। आई लव हिम, बट वो उसका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। राइट है, इसमें तैमूर का जो एक प्यार है वो नहीं है इस ब्राजीलियन स्क्वाड में फेबिनियो ऑफ कोर्स। तो आई एम श्योर वो बहुत गटेड होंगे इस बात पे, मगर they have the best keeper in the world right now, Alisson. without a doubt. लेकिन एक before we move towards the predictions, सर्बिया का हीरो कौन हो सकता है? सर्बिया के हीरो मिट्रोविच होते या हो सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े से अनक्लियर हैं इस मामले में कि वो आज स्टार्ट करेंगे नहीं। उन्होंने बिल्कुल, उनको एक फुट इंजरी हुई है, उनको प्रीमियर लीग फुलहम में खेलते हैं, उनको वहां से इंजरी हुई है शायद भाई के उसमें
हाँ बिल्कुल, भाई अपनी ओनरशिप है भाई, बिल्कुल, शाहिद भाई का क्लब है भाई। बिल्कुल, शाहिद भाई का क्लब है, तो उनके क्लब से एक प्लेयर कहते हैं शायद अफरीदी नहीं। हाँ जी, हमारे वो जो मेसी रोनाल्डो के बरसाती वाले फैंस हैं जो हमें भी कह रहे थे कि जी हम 4 फर्मा बरदार औलादे रोनाल्डो की, तो शाहिद भाई इज ओनर ऑफ फुलहम। हम शाहिद भाई यूँ कहते हैं कि जी पाकिस्तानी ओरिजिन के, ऑल्दो जी बिलियनर है वो यूएस के, लेकिन हमारे लिए तो शाहिद भाई है ना जी। तो मिट्रोविच को इंजरी हुई फुलहम के लिए खेलते हुए, फुट इंजरी हुई भी, अभी बिल्कुल उन्होंने रिसेंटली वापस ट्रेन करना शुरू किया है, तो अगर वो खेलते हैं तो वो उनके टैलिस्मैन हीरो है, ऑल टाइम टॉप स्कोरर। आई थिंक उन्होंने बोला है कि मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल। प्लेयर हैज एक्सप्रेस्ड कि ही वांट्स टू प्ले। अब डिपेंड करता है वो तो मैनेजर फाइटर है ना, ही डजंट केयर अगर उसको Exactly. इंजरी हो या क्या हो, ही जस्ट वांट्स टू प्ले। लेकिन उसको भी तो पूरा वर्ल्ड कप खेलना होगा, जाहिर है वो भी पहले मैच में अपने आप, उसको पता है भी लंबा टूर्नामेंट है, शायद वो पहले मैच में बैठ जाए। इसमें जिस तरीके से सर्बिया ने क्वालीफाई भी किया था, दे बीट रोनाल्डोज पोर्चुगल। यस, विद आई थिंक विद द 90th मिनट हेडर बाय मिट्रोविच। बिल्कुल, तो वो बहुत क्रूशियल तो है इसको। ये तो एक नाम ले लिया जो डाउटफुल है। अगर मिट्रोविच नहीं खेलते तो या तो उनके जो दूसरे स्ट्राइकर हैं व्लाहोविच, जो कि यूवेंटस के लिए खेलते हैं, उन्होंने इस सीजन 7 गोल मारे हैं, इससे पिछले सीजन सीरिया में 24 गोल मारे थे। वाओ, तो वो हो सकते हैं उनके। मैं उसके अलावा भी बोलूंगा तैमूर के व्लाहोविच हैज नॉट बीन इन टॉप फॉर्म दिस ईयर। यस, लगाएगा सेट के, वो पिछला सीजन तो बहुत अच्छा था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो तो। लेकिन उसके अलावा एक और प्लेयर है टैडिच, जो कि हम पहले अब आईएक्स में, इससे पहले हम उनको साउथहैम्पटन के लिए खेलते हुए देख चुके हैं प्रीमियर लीग में। वो उनके जो फॉरवर्ड लाइन में जितना भी लिंकअप प्ले है उसके लिए वो सोली। लेकिन एक चीज है बस, इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कि आप जितने आउट ऑफ फॉर्म हो, आप जितनी माइनर टीम हो, ऑल इट टेक्स इज वन मोमेंट ऑफ मैजिक एंड थिंग्स चेंजेस। अली, प्रेडिक्शन? नहीं आप रोकें, आपसे नहीं, गुल से स्टार्ट करें। जी गुल। तो इसमें मैं बोलूंगा ब्राजील क्रूजिंग थ्रू इंशाल्लाह। कितना 3-0? 3-0? नहीं 4-0 डालते हैं, चले 4-0 डाल दें, चलो एक ग्रेवी का और डाल दें। जी तैमूर। ये वाहिद रिजल्ट है इसका, मैंने पहले से नहीं लिखा वाली, आपके पास अगर जहन में है आंसर तो आप दे दें। चलें, ब्राजील 2-0। फौरन दे दिया आपने तो यार। 2-0 जी भाई। चलें फिर आप मेरा कर लें। मुझे लगता है शायद एक गोल मार दे सर्बिया, लेकिन बहुत अच्छी है यार ब्राजील। मेरा भी आप 2-0 कर दें। 2-0 कर दे, बस ये दे यार, चलो ये कर दो। आई वुड गो विद 3-1 टू ब्राजील। इसमें मैं ये भी बोलूंगा नेमार पेनल्टी इन दैट 4-0। ओके, इसके एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट एक और पॉइंट दे देंगे फॉर एवरी करेक्ट प्रेडिक्शन यू डू, से 1 पॉइंट ईच। तो जी हाँ जी, अब 3-1 टू ब्राजील मेरी तरफ से हो गया। तो ये रहे जी आज के होने वाले मैचेस। अब अगर आप बात कर लेते हैं जो खबरें चल रही हैं फुटबॉल की, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत टॉक ऑफ द टाउन्स हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ये जो एक ड्रामा मचाया हुआ है हमारे लड़कों की ज़बान में, तो रोने से पहले भी एक लफ्ज़ होता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। लेकिन ये डेनमार्क और जर्मनी कह रहे हैं कि जी हम बड़े लड़के लेके आए, हम घर जाए। लिटरली आप देखेंगे डेनमार्क को रिजल्ट फेवर में नहीं मिला, जर्मनी को फेवर मिला, वो ज्यादा रो रहे हैं, जो हार रहे हैं वो ज्यादा रो रहे हैं। तो वही वाली बात हो गई है। लेकिन आई डोंट थिंक वो आपकी वाली बात, दे डोंट हैव द बॉल्स टू डू दैट। क्या ये वापस पुल आउट कर सकते इतने बड़े इवेंट से? मेरे ख्याल से पुल आउट गेम पे डिपेंड करता है उनके। समझ तो गए होंगे आप। लेकिन आई डोंट थिंक दे हैव द बॉल्स फॉर इट। जर्मनी ने इतना रोना मचाया है, मतलब अब जो है ना, अब ऑनेस्टली फैंस बेजार हो गए यार। आपने जब ओजिल ने मुस्लिम्स के लिए बोला था, तब आप तो बड़े अगेंस्ट हो गए थे, फुल उसको तो निकाल दिया था, टीम से निकाल दिया। और इधर मुंह छुपा रहे हैं, बैंड पहन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कमीजें उतार रहे हैं, मतलब चाहते क्या भाई। इनफैक्ट उनकी एक मिनिस्टर थी नैन्सी फ्रेजर, वो कल आ गई थी बड़ा प्रोटेस्ट करने। वो इन्फेंटिनो के बराबर, जो फीफा के प्रेसिडेंट बराबर बैठी हुई थी, फुल बैंड पहन के, वो वन लव का। सही है, दिस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इज ऑलवेज गुड, बट राइट नाउ व्हाट दिस इज डूइंग इज डिस्ट्रैक्टिंग अवे फ्रॉम द स्पोर्ट। और वो एक स्पोर्ट जो कि बड़ा नीट, न्यूट्रल और दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, अब आपने उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया। और जो कि एक बहुत स्टूपिड चीज है, बिकॉज इस पे किसी को फर्क नहीं पड़ा, आपके प्लेयर्स को पड़ा है। और एशियन टीम इसका फायदा उठा रही है। मैं तो चाहता हूँ उठाते रहें, दे शुड हैमर दीस गाइस होम, लाइक उठा के फेंके बाहर। बहुत बकवास हो रही है। बेल्जियम और कनाडा वाले मैच में बेल्जियम ट्राई टू टेक द नी ना, कतर ने बोला बेटा साइड पकड़ो, साइड पकड़ो, सीटी बजा दी, मैच स्टार्ट। नी ले बिफोर द गेम, ऑफ कोर्स। जबकि मुझे लगता है वो तो मूवमेंट इतना हार्मलेस जेस्चर है, वो तो लाइक देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट इट। नो, वो इशू नहीं है, मगर जैसे इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड ने काउंटडाउन के दौरान किया। तो जब काउंटडाउन हो रहा था 10, 9, 8 सब, उन्होंने उस टाइम पे किया था। हैरी केन ने सबको सिग्नल दिया था कि बैठ जाओ। मगर आई थिंक बेल्जियम ने तो किया था ऑन 0,
तो ऑलरेडी विसल ब्लो हो चुकी थी और सब बैठ गए। लैक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपोज हो गई उनकी वहां पे, मैं तो कहूंगा। राइट लेकिन अच्छा, इसकी अली वाली बात में से भी ऐड करना चाहूँगा, जिन्होंने फुटबॉल को नीट और कहा है कि पोलिटिसाइज ना किया जाए, मुझे भी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उनसे। मुझे लगता है कि फीफा की सज़ा जो है ना वो फुटबॉल को मिल रही है। आई थिंक इन नेशंस को भी इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली रखना आना चाहिए कि आपकी जो भी एनिमोसिटी है फीफा से या जो भी आपके मसाइल हैं फीफा से, वो एक तो आपको पहले से एड्रेस करने चाहिए थे। अब जब टूर्नामेंट शुरू हो गया है तो आप फुटबॉल होने दें, क्योंकि अब मुझे तो लिटरली लगता है फीफा से मसला नहीं है, उनको मसला है कि एक मुस्लिम कंट्री ये होस्ट करे, ये बस इससे उनकी लगी हुई है। हिस्ट्री में आज तक मेरे ख्याल से कोई एशियन टीम फाइनल में नहीं पहुंची है। I don't think so. No. Yeah. एशियन टीम फाइनल्स तक कभी नहीं पहुंची है, तो हो सकता है फर्स्ट सऊदी टाइम। इंशाल्लाह। वाह यल्ला हबीबी। हाँ, फिर तो मेरे ख्याल से पूरे साल की छुट्टी हो जाएगी किंग सलमान की तरफ से। मैं एक हफ्ते वो उनका चोगा पहन के घूमूंगा। राइट तो देखते हैं। प्लस जर्मनी का जो एक्शन था वो जिससे आपने ओपनिंग भी की, तो उस रिजल्ट के बाद उनको वाकई अब ऐसे ही घूमना पड़ेगा। अब तो उनको यूं कर लेना चाहिए, मुंह छुपा लेना मेरे चाहिए, का दोनों हाथ संभाल कर लेने चाहिए। अच्छा, एक उस- जो उस- नेक्स्ट मैच है तैमूर जर्मनी का, आई बिलीव स्पेन ही है, राइट? Yeah. उनका जो नेक्स्ट मैच है तो मस्ट विन मैं सिचुएशन। तो इनको स्पेन को चाहिए बुल की तरह उड़ा Yeah. दे, इनको बहुत हो गया। बिल्कुल, और टोमाटीना फेस्टिवल बना दे उनका, पीस दे पीस दे पूरा। अब एक और पॉइंट आ रहा है जी, गार्डियोला की एक्सटेंशन के हवाले से बात सुनने में आ रही है, तो उसके ऊपर क्या अपडेट है? आई थिंक 2025 तक उनकी एक्सटेंशन हो गई है। मुझे लग रहा था अब नहीं होगी, ही वुड गो फॉर हिज इनफेमस सैबैटिकल, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज गार्डियोला वी नो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो उन्होंने सिटी के साथ किया है, उनकी बड़ी अच्छी लॉयल्टी रही है सिटी के साथ, वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है। हाँ, मगर व्हाट ही couldn't do, जिसके लिए वो लाए गए थे, was to win the Champions League, जो Yeah. अभी तक नहीं गए, तो मैं तो उसको फ्रॉडियोला ही बोलूंगा। आप दोनों का क्लब ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, किस लिए? जो Chelsea चैंपियंस ने लीग ना लेकिन जीत पाने भाई, के फाइनल तक तो ले आए थे वो अपने Thank क्लब you, को। गार्डियोला- प्रोफेसर साहब ने हाँ। आज हमारी दिल की बात की है। लेकिन गार्डियोला के बड़े फैन है, पीछे लग जाएंगे आपके। ये गार्डियोला के हम सब फैंस हैं, गार्डियोला का कौन फैन नहीं हो सकता, वो एक बेहतरीन Brilliant मैनेजर है। But बस again, वही Champions League में fraud। उन्होंने सही बात की है कि जिस पर्पस के लिए उनको लाया गया था वो पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है 2025 तक हो जाए। अब हालैंड आ गया है, इसी साल हो सकता है। 1 बिलियन स्पेंट और अभी तक चैंपियंस लीग नहीं प्रोड्यूस कर सका। आई थिंक इट्स जबकि फाइनल्स तक आए लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। तो ये तो जी हमारी प्रेडिक्शंस हो गई, सारी बातें हो गई, और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आप भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सही प्रेडिक्शंस करने वाले को मिल सकता है ये वाला मग एंड मजीद मर्चेंडाइजेस जो इन स्टोर आप लोगों के लिए रखे हुए। आप लोगों से मिलेंगे हम कल विद मोर प्रेडिक्शंस एंड एनालिसिस। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।